मुझे लगता है ये इंटीमेट थिएटर है, ये जगह जहाँ हम बैठे हैं, तो हम लोगों की बातचीत भी बहुत औपचारिक नहीं होने वाली है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि हम लोग दोस्त हैं, तो हो सकता है बातचीत में वो दोस्ताना हम लोग बरकरार रखें मंच पर भी। वही रहेगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया विंडरमेयर का, इस लिटरेचर फेस्टिवल का, जो बरेली में अपने आप में एक अद्भुत घटना है, मैं ये कह सकता हूँ। और जिस तरीके से डॉक्टर ब्रजेश्वर ने बरेली में जो एक कल्चरल एटमॉस्फेयर पैदा किया है, ख़ासतौर से बुक्स के प्रति प्रेम, थिएटर के प्रति प्रेम। थिएटर भी बहुत कहना चाहिए स्टैंडर्ड का थिएटर, सिर्फ ये कि सिटकॉम ही नहीं या हंसने हंसाने वाली बात ही नहीं है ना। तो अब क्या कहा जाए इसके बारे में, तो उनका बहुत शुक्रिया कि मेरे भाई की तरह हैं और मैं तो उनका हमेशा से एहसानमंद रहता हूँ। तो वो यहाँ है तो मुझे लगता है मैं घर में ही बैठा हूँ अपने, तो औपचारिक बात तो होगी ही नहीं। और चूँकि ये कोई सेमिनार नहीं है, कोई एकेडमिक सेमिनार नहीं है, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो उसके जेस्चर्स दूसरे होते हैं बात करने के, यहाँ के जेस्चर दूसरे हैं, चूँकि ये एक लिटरेरी फेस्टिवल है। तो आपका जो सवाल था, मैं वो उसके जवाब की तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा जानता नहीं है आदमी लिखने वाला। मानव कौल बैठे हैं, इतने उम्दा राइटर हैं ये, तो मैं तो इनकी भी यानी नावलों का फ़ैन हूँ। तो मतलब अगर राइटर से आप पूछें कि कैसे हुआ ये, तो वो फिर वो भूल जाता है, उसको पता ही नहीं होता है, वो एक दूसरे ट्रांस में होता है। वो मार्शल राइट ने जो लिखा है कि राइटर जो है वो उससे ये पूछना बेसिकली, हालांकि आपका ये नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी मैं आप ही की बात को बढ़ावा देते हुए कह रहा हूँ कि उससे ये पूछना कि भाई कैसे लिखा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी पक्षी से कहा जाए कि भाई तुम उड़ते कैसे हो। तो पक्षी वैज्ञानिक अलग है और पक्षी अपने आप में अलग है, लेकिन फिर भी मैं बस उस एहसासात के बारे में या वो जो फीलिंग थी उस पर वो बता सकता हूँ कि एक ये खाना जो से कहते हैं ना, खाना ये मुझे हमेशा दो तरह से हर्ट करता है। यानी खाने का शौकीन भी बहुत था, लेकिन खाना खाने में जो मैंने एक अंदर छुपी हुई जो एक एनिमल एक्टिविटी देखी, वो जो अपने अंदर छुपा हुआ हर मनुष्य में जो कितना भी कल्चर्ड, कितना भी सिविलाइज्ड अपने आप को कहे, लेकिन खाना सामने आने के बाद और खाना खाते वक्त वो शायद उसके अंदर का जो पशु है, जो बीस्ट है, वो जिस बुरी तरह से जागता है, वो मैंने जो नफ्सा नफ्सी देखी, मैं अपनी उसमें कह रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं गया। और मैंने बड़े बड़े इसे कहते हैं कि बहुत टॉप क्लास इलीट, जहाँ पे के लोग बड़े कल्चर्ड होते हैं, बुफे में जब खाना लगा तो मैंने धक्का लगते देखा और मेरे ऊपर जो था वो कौरमे का डोंगा जो था वो मेरे सर पे गिरा। रियली है, इट्स नॉट ए जोक। मैं बैठा हूँ और वो जल्दी से निकला और कोई आदमी मेरी प्लेट में से कबाब ले गया, क्योंकि उसको कबाब मिल नहीं रहे थे और दो कबाब मेरी प्लेट में रखे थे, तो उसको कुछ नहीं सूझा और उसने सॉरी भी नहीं कहा। तो उसी में तो नहीं, डोंगा वाला दूसरा एपिसोड है, एक बरेली का है एपिसोड में और एक दिल्ली का एपिसोड है, तो दोनों जगह एक था। तो ये जो मैंने खाना देखा तो हमेशा मुझे लगा कि खाना और भूख जो है, इसका ताल्लुक जो है वो क्या है इंसान की साइकोलॉजी से या उससे। उसके बाद जो आखिरी दावत जो मेरी कहानी है, वो एक्चुअली वाकई एक कह सकते हैं आप कि वो रियल इवेंट पे ज़्यादातर मैंने लिखा नहीं, चूँकि आधा इमेजिनेशन होता है, आधा आपका एक्सपीरियंस होता है, तब जाके फिक्शन बनता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं तभी बनता है। तो उससे मिलती जुलती एक चीज़ ये है कि एक दावत में मैं गया और उस दावत में दो लोग और थे और वो दोनों पोइट थे और मैं अकेला वहाँ पे जो था वो फिक्शन राइटर था, और यही गलत हो गया। तो वो दो फिक्शन राइटर थे, मतलब दो उसमें शायर थे। और वो जब खाना, अच्छा वो जो खाना जिस तरह का खाना था वो मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, वो अपने आप में भी पशुओं का ही खाना था। वो बड़ी सी उसमें जाड़ों में खाया जाता है वो, और वो बड़े उसमें अभी जो आपने देखा है ना किलर सूप जो वो आया है, उसका मनोज बाजपेयी का तो वो था, उसके अंदर पाय का जो सूप होता है वो उसमें बड़ी बड़ी हड्डियाँ और ये सारी चीज़ें। लेकिन हुआ ये था कि जिस दिन वो दावत थी उनके घर में उनकी कोई बुजुर्ग मदर इन लॉ थी या क्या थी, वो जो पहले से बीमार चल रही थी, उस दिन डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ये किसी वक्त भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती है। तो खाना बन गया था, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बस शुरू हो जाओ, जल्द से जल्द खाना खा लो। तो मैं घबरा गया, मतलब मैंने कहा खाना खाने से पहले चाय वाय पियेंगे, बात करेंगे। नहीं फ़ौरन देखो बस बिल्कुल टाइम नहीं है।
तो हमने कहा हुआ क्या? तो उन्होंने कहा हुआ ये कि वो कभी भी मर सकती है। तो कौन? तो उसने कहा ये, तो इससे पहले कि मतलब वो मरे खाना खा लो, क्योंकि अगर वो इससे पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो खाना फेंक दिया जाता है, फिर उस घर में 3 दिन तक खाना बनना ही नहीं। लिहाजा तीनों लोग जो थे उसमें पिल पड़े खाना खाने पे, और उसकी जो उसमें लाइट भी चली गई, अब लालटेन जलाई गई, तो उसमें उनकी वो खाने में जो रखी हुई जो हड्डियां थी ना बड़ी बड़ी, उसकी परछाइयाँ, वो शेडोज उसकी दीवारों के ऊपर मंडलाने लगी। तो वो अजीब भयानक मंजर हो गया। और वो उसमें फिर मुझे लगा कि अब हमारा जो है, वो जो मैंने कहानी लिखी उसमें लिखा है कि अब हमारा जो मुकाबला था एक्चुअली वो खाना खाना नहीं था, बल्कि वो मुकाबला ये था कि हमारे चलते हुए जबड़े, हमारे दांत, हमारी ज़बान का मुकाबला था एक दम तोड़ती हुई बूढ़ी औरत की सांसों से। हम जीतते हैं कि वो? कौन जीतता है बेसिकली? और हुआ यही कि हम ही जीते। और हमने उतने तेज जाड़े में भी अपने माथे का पसीना पोंछा और सूअर की तरह डकार ली, और उसके बाद बाहर आए और कहा कि कल का दिन अच्छा है, कल जुमा है, कल फ्राइडे है, अगर कल मर जाए तो बहुत अच्छा है। तो दैट वाज द, ये जो बिंब है पूरा एक, ये फैल के कहीं बाद में मुझे लगा कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए। इसको छोटी सी कहानी थी 10-20 पेज की, उसको फिर इस नावल में मैंने फिर जो था वो, ये तो एपिसोड नहीं है उस नावल में, लेकिन उस फिर मैंने यहाँ पे किचन को मैंने एक बेस, ये बिंब मान के चला। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि जो मिनिएचर है, एक पूरा जो बैटल फील्ड है, सारी दुनिया में जो मैदान जंग है, तो वो भी पोजीशन के लिए होता है, ज़मीन के लिए होता है, और घरों में जो भी जंग है वो ज़्यादातर वो एक छोटे से हिस्से के लिए होता है जिसका नाम के किचन है, रसोई घर है। तो ये वो जो रसोई घर है वो एक बहुत ही ख़तरनाक जगह है। इसमें बार बार ये तकरार होती रहती है कि रसोई घर एक ख़तरनाक जगह है, बावर्ची खाना ये ख़तरनाक जगह है, क्योंकि जितने पॉजिटिव जो हमारी महिलाएँ होती हैं वो किचन को लेके होती हैं, उतनी मतलब और किसी चीज़ को लेके वो होती नहीं है। तो वो चूल्हे को आपका अलग करना तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली से हम किस तरह एक न्यूक्लियर फैमिली तक आए हैं। इसमें जो पूरा जो इवोल्यूशन है, इसका जो भयानक जो सफ़र है, वो क्या क्या तय किया है हमने, इस नावल में वो सब कुछ है। आप वो बताते हैं ना सर कि जो किचन के जो मतलब जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं जो उनके बारे में। हाँ, वो ये है कि मैंने वो तो नावल वैसे ही शुरू होता है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि किचन में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें हैं वो कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। अक्सर जो हम अपने शो के लिए ड्राइंग रूम में पहले होता था, जब फ्यूडल सिस्टम था तो बड़ा एक जो हंटिंग होती थी, शिकार का बड़ा वो था, तो लोग बंदूक भी लटका लिया करते थे, और हिरन का सर भी है और शेर की खाल भी है, और वो एक बंदूक जो थी वो ड्राइंग रूम की दीवार से और कील में टंगी होती थी। तो मैंने लिखा है कि वो भी इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी कि, चूँकि वो तो बंदूक बिल्कुल वहाँ पे टंगी हुई है, पता नहीं कारतूस हैं कि नहीं उसमें, तो वो भी हार्मलेस है। लेकिन किचन में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें हैं, चिमटा, तवा, फुकनी, अगर वो वाला किचन था पुराना तो आग, गूबल, यहाँ पे गैस का सिलेंडर, मिर्चें, मसाले, पत्थर की सिल जिससे कि मसाले पीसते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इतना, यानी खाना जैसी चीज़, पवित्र चीज़ जो मतलब इंसान के सर्वाइवल के लिए इतनी ज़रूरी है, उसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और आपका सर फोड़ने में भी उतना ही इस्तेमाल हो सकता है। तो वो उनके अंदर 1 मिनट में जो है वो इन सारी चीज़ों का, जो हम जिनको बड़ा हार्मलेस समझते हैं, वो फ़ौरन उनके अंदर एक पोटेंशियलिटी छुपी हुई है कि किसी ख़ास मौके के ऊपर वो ख़तरनाक से ख़तरनाक हथियार बन सकते हैं। तो इस पूरे नावल के अंदर 2 मर्डर भी हुए हैं, और वो एक 14 साल के बच्चे ने किए हैं, और वो दोनों मर्डर जो हैं वो रसोई में ही हुए हैं। दोनों मर्डर किचन में हुए हैं। एक में पत्थर से उसका सिर वो जो है उसका भेजा निकाल के बाहर कर दिया गया है, और एक के अंदर मिट्टी का तेल भी रखा रहता था किचन के अंदर एक तरफ, तो वो मिट्टी का तेल छिड़क के और एक पे वो आग लगा दी गई है। और होता ही है कि वो पता ही नहीं है किसी को कि ये मौतें कैसे हुई हैं, लेकिन अब जब वो बच्चा जब जवान होने लगता है तो वो जो गिल्ट है, वो उस गिल्ट की भी कहानी है। कहीं एक तरफ खाने की कहानी है, एक तरफ उस गिल्ट की कहानी है। और जैसे दोस्तोव्स्की एक यहाँ था ना कि वो जो सज़ा है वो अपने आप जुर्म को ढूंढ लेगी, जो पनिशमेंट है दैट विल गो टू द क्राइम, कहीं ना कहीं पहुँच जाएगा।
जो कि बिरदर करामतोब में भी है, क्राइम एंड पनिशमेंट में भी है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, और वो ये है कि इसमें जो जुर्म है वो अपनी सज़ा ढूंढना चाहता है, यानी क्राइम चाहता है कि मुझे पनिश भी किया जाए, लेकिन कोई सबूत नहीं है, कोई उसकी बात पे यकीन ही नहीं मतलब करता है। तो ये जो गिल्ट है पूरा, और एक ये कि खाना पूरा का पूरा, एक तो किचन तो है ही, और दूसरे इस दुनिया की अगर कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज हो सकती है तो वो भूख है। मतलब ये वो मतलब भूख से बड़ी कोई और ज़बान नहीं होती। और वो मुझे एक इत्तेफाक था कि एक दिन मुझे कुछ ऐसा लगा, मैंने कहा ये जो हमारे ये स्पीच ऑर्गन है, तो वही सब खाना भी खाने में वही सहायक है। मतलब वो पूरा दांत और ये इन्हीं के ज़रिए बोलते हैं और इन्हीं के ज़रिए खाना खाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूरी दुनिया की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जिनमें वर्ड ना हो, वो मतलब ऐसी लैंग्वेज भी बहुत बड़ी होती है जिसमें लफ्ज़ ना हो। लफ्ज़ों के परे जो भाषा होती है वो ज़्यादा बड़ी भाषा होती है, मेरा मानना है। तो ये भी है इसमें वो भूख जी। कहीं पढ़ा मैंने कि जो बेहतर इंसान होता है वो अमल करके दिखाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो बहुत बुरे लोग भी कर लेते हैं दरअसल। तो खालिद भाई के साथ यह है कि मैं चूंकि उनका अमल देखता रहा हूँ तो इसलिए मैं जानता हूँ, और आखिरी दावत से लेके नेमत खाना तक उस कहानी का जो विस्तार है, और जिसको आपने कहा कि जो एक्सपीरियंस है और जो इमेजिनेशन है वो मिलके फिक्शन क्रिएट कर रहा होता है। नेमत खाना में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो हम लोग अपनी बातचीत में आपसे आपके तजुर्बे के तौर पर सुनते रहे थे, और मैं उनके रिफ्लेक्शंस इसमें पढ़ते हुए पाता ही हूँ। तो एक तो ये कि नेमत खाना उर्दू में लिखा गया, अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ, हिंदी में हुआ, और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 4 और ज़बानों में उसका तर्जुमा हो रहा है, कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में और बांग्ला में। पैराडाइज ऑफ फूड को जो अवार्ड मिला, जेसीबी अवार्ड, और उसके बाद फिर ये हुआ कि आपकी मसरूफियात अचानक बढ़ गई, बहुत सारी बहुत जगहों पर आपको दावत दी गई, आप गए और बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी शिरकत की आपने। तो ओवरऑल जो किताब पढ़ने का जो ट्रेंड है, ख़ास तौर पे वो अभी 30 सेकंड वाली रील के दौर में किताब पढ़ना, दरअसल वो भी एक ख़ास तरह की चुनौती है। किताब पढ़ाना और किताब पढ़ना दोनों, किताब लिखना तो हमेशा से चुनौती रहा। तो ये वाला तजुर्बा थोड़ा सा बताइए ना, जो पिछले 1.5-2 सालों में जो आप अलग अलग जगहों में गए, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिले आप, तो पढ़ने को लेकर, मैं फिर उसमें मैं केवल नेमत खाना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ कि पढ़ने को लेकर किस तरह का रुझान या किस तरह का नयापन महसूस किया आपने उस ट्रेंड? ये कि मैंने पहले भी कहा था कि यंगर जनरेशन जो है वो मैंने देखा कि इधर बहुत ज़्यादा पुस्तकों से प्यार बढ़ा है उनका, और उसमें एक तरह का फैशनेबल ट्रेंड भी है। मतलब दोनों चीज़ें हैं जो मैंने जहाँ जहाँ देखा। तो लेकिन ये कि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर पुस्तक की बात होती थी तो यूनिवर्सिटीज़ के जो सेमिनार हॉल होते थे उनमें होती थी, या बुक डिस्कशन होता था। ये पब्लिक में आई है किताब अब एक तरह से, क्योंकि जब आप लिटरेचर फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये पब्लिक डोमेन में आई है। लेकिन इसमें मैंने देखा वो यंगर एज ग्रुप, लड़के लड़कियाँ बहुत, यानी जिसे कहते हैं शिद्दत के साथ इसमें शरीक हुई और किताबें उन्होंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद वो किताबें ख़रीद के सिग्नेचर का पूरा एक वो होता है, यानी एक सेशन होता है कि वो राइटर फिर बैठता है और वो बुक साइन करने के लिए बैठता है। तो उसमें 2-2 घंटे लग गए। मतलब मैं ही नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ और भी लोग बैठे हैं, तो 2-2 घंटे में वो जाके ख़त्म हुआ। तो ये एक अच्छी बिशारत कही जा सकती है कि यंगर जनरेशन, अगर मैं कहूँगा कि जो यंगर जनरेशन नहीं वो वहाँ तो वही है, वो जो मायोपिक काइज हैं उनकी उसी तरह से। जैसे मैं बताऊँ आपको कि मौत की किताब है, मैं जिक्र करूँगा आपसे, तो मौत की किताब को लेकर मुझे 3 एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं मेरे,
जो उसके लिखने वाले हैं फिक्शन, सेम मेरी ही ज़माने में 10 साल पहले वाले, मुझसे 8 साल पहले वाले, 4 साल बाद वाले, तो उन्होंने उस किताब को गालियाँ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब उनको तो इतनी प्रॉब्लम उस किताब से हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और जो बुज़ुर्गों वाला था हमसे 20 साल या 25 साल पहले वाला, उन्होंने पसंद किया लेकिन पैट्रोनाइज़ किया, यानी पसंद करने के साथ साथ बहुत अच्छा लिखा है, यानी मैं बहुत अच्छा लिखा है, मतलब बहुत अच्छे राइटर हो तुम, कीप इट अप है ना। ये एक तरह से जैसे आशीर्वाद देना आगे के लिए। लेकिन जो यंगर जनरेशन थी, यानी 18 साल 20 साल 25 साल, ये 28-30 साल के ये बच्चे, तो मैं आपको बताऊं लिटरली के हाथों में लिए घूमते हैं ये किताब आज भी। इसके ऊपर 32 रिव्यूज़ आए हैं, 32 रिव्यूज़ इसके ऊपर आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो सब ज़्यादातर उसमें 2-3 होंगे ऐसे जो कि मतलब सीनियर लोगों के हैं, यंगर एज ग्रुप के हाथ में किताब इसीलिए देखी जब इसका अनुवाद हुआ था जो अशोक कुमार उन्होंने किया था, तो दखल पब्लिकेशन से छपा था। लेकिन बहुत से लोग फिर ये जो रेख्ता वगैरह ने, ये जो जश्न अदब जैसे दो कुछ आजकल हैं जो प्लेटफार्म है या जो इंस्टीट्यूशन है, उनके यहाँ जो शायरी सीखने वाले लोग हैं उर्दू के, तो वो ये चाहते हैं कि नागरी में तो हो लेकिन वो उर्दू हो, यानी सिर्फ लिपि बदली हुई हो ताकि वो उर्दू के असल टेक्स्ट तक भी पहुँचे। तो अनुवाद एक तरफ बिक रहा था और वो रेख्ता को ये किताब छापनी पड़ी जो कि लिपियांतर है, जो कि ज़्यादा अवेलेबल है आजकल, कि ये लिपियांतर है। वो सारा का सारा उन्होंने खुद बताया कि साहब जो यंगर एज ग्रुप वाले जो हैं वो इस किताब के दीवाने हैं। तो मुझे लगता है कि जिसे कहा जाता है कि जो नई नस्ल है, नई नस्ल ही आपको आगे चल के शायद अप्रिशिएट करेगी, वही आपको पहचानेगी और मतलब वही आपको एक्नॉलेज करेगी। कंटेम्प्रेरीज नहीं कर पाते हैं, और सीनियर जो होते हैं वो बस तारीफ करते हैं आपकी, लेकिन उनको ये भी लगता है कि ठीक है बस लिखा है तो ठीक, दुआएं देते हैं। हाँ दुआएं देते हैं। हाँ, लेकिन वो मेरा सवाल जो मैं कह रहा था कि ये जो सिलसिला है या ये जो श्रृंखला है, मौत की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, इसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा। अब इसमें एक तो 2 बातें हैं इसमें, एक तो मेरी जिद है मतलब जिद भी है ना, मैं राइटर के पास ईगो के सिवा कुछ होता नहीं है अपनी। देखिए जो ख़ास तौर से जो फिक्शन राइटर होता है उसके पास तो अपनी ईगो के सिवा कुछ है नहीं, तो राइटर तो इनविजिबल है बिल्कुल, है ना। ठीक है यहाँ पर हम आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कि बेसिकली इनविजिबल हैं हम सड़कों के ऊपर। तो मैंने कहीं लिखा है कि जो फिक्शन राइटर होता है वो जस्ट लाइक गॉड, इस वे में कि गॉड मतलब होता हर जगह है लेकिन वो इनविजिबल होता है। तो इसी तरह से जो फिक्शन राइटर होता तो हर जगह है, मतलब हम सब देख रहे हैं वो जो आखिरी दावत में हम खुद भी शामिल हैं। और अगर हम एक शायर की तरह जो है वो किसी ऊंचे मंबर पे खड़े होकर दूसरे से कोई खिताब नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी ज़ात को निशाना बना रहे हैं, सबसे पहले हम अपने चिथड़े कर रहे हैं। दूसरों के चिथड़े करना हमारा कोई काम ही नहीं है, हम तो अपने चिथड़े करते हैं। और हमारे खून से जो है वो दूसरे के मतलब हमारे जिस्म में से जो मतलब निकली खून की छींटें हैं वो दूसरों की वाइट शर्ट के ऊपर अगर पड़ जाती हैं तो बस वही काम है हमारा। तो एक तो ये कि मौत की किताब को गालियाँ इतनी पड़ी हैं, इतना बुरा उसको कहा गया, ये बहुत डेंस है, बहुत डार्क है, इसमें डिस्गस्टिंग मतलब चीज़ें बहुत हैं, ये सारी चीज़ें हैं और इसको फेंक देना चाहिए, इसको नाली में डाल के बहा देना चाहिए, इतनी उसकी मतलब वो अगेंस्ट लिखा गया। तो लिहाजा जब मैंने नेमत खाना लिखा तो मैंने उसको मौत की दूसरी किताब कहा। और एक वजह ये भी थी कि मेरे हर नावल में कहीं डेथ कोई ना कोई एक मोटिव होता ही होता है, तो वो एक मतलब बग़ैर मृत्यु के भाव के जो सेंस ऑफ डेथ है उसके बिना फिक्शन लिख नहीं सकते, शायद अब लिख ही नहीं सकते। या ये कि सारा जो आर्ट है वो मौत को जीत लेने की एक कोशिश है, इस कोशिश में कामयाब हुआ कि कोई नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक ट्राई कर रहे हैं हम सारा आर्ट, मतलब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, इसमें मुसव्वरी, पेंटिंग, स्कल्पचर सारी चीज़ें आती हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि उसने तारकोविस्की ने अपनी किताब जो है ना उनकी स्कल्पचर इन टाइम, उसमें उसने ये लिखा है कि जो एंशिएंट इजिप्ट में मुजस्समे जो बनते थे, स्टैचू, उसकी शुरुआत ममीफिकेशन से हुई। जो आदमी जब वो मर जाता था तो उसकी मम्मीज बना के और उसको जो था वो महफूज करने के लिए उसको प्रिजर्व करते थे। तो वजह ये थी कि वो ये मानते थे कि अगर कल को कहीं आत्मा घूम फिर के भटक के फिर से आ गई तो अगर बॉडी ख़त्म हो गई तो जाएगी कहाँ, ये लौट के अपनी बॉडी में आना है।
तो वो ये उसी से समझ लीजिए कि पूरा स्टेचू बनना शुरू हुए। वही जो ममीफिकेशन है उसको एक स्टेचू समझिए आप, उससे फिर वो आर्ट शुरू हुआ, प्लास्टर आर्ट शुरू हुआ। तो है कहीं ना कहीं, इसलिए मुझे लगता है कि आप कितनी भी खुशी की बात कर लें, बांसुरियाँ बजा लें, गाने गा लें, कव्वालियाँ गा लें, है सब मौत से बचने की कोशिश। सर एक सवाल ये कि जी। जो बच्चा है मर्डर करता है, 14 साल का बच्चा, हाँ 14 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है, तो उसको आपको लगता है वो साइकोपैथ की दिशा में जा रहा है, या उसने बाकी आगे मर्डर क्यों नहीं किए? हाँ कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कैसे वो बना? वो मतलब 14 साल की बच्चे की जर्नी क्या है कि जो उसको मर्डर करने में मजबूर कर? हाँ, थोड़ा सा स्पेशल साइकोपैथ तो बाद में नहीं रहा वो साइकोपैथ, क्योंकि गिल्ट फीलिंग आप कह रहे हैं, फिर वो गिल्ट फीलिंग आ गई। लेकिन वो उसमें अपने आप से आई उसको। दोनों में एक महिला है, अपने से बड़ी उम्र की महिलाएं हैं दो। एक महिला है जिससे वो एक इन्फिट्यूशन फील करता है जो काफ़ी उससे बड़ी है। उसमें वो एक को देखता है कि उनका कोई और लवर है, और वो उस लवर के साथ उसको देखता है, और उस लवर को देखने के बाद फिर चलो वहाँ तक भी उसको बर्दाश्त था, लेकिन फिर वो जो उसका लवर है उसके साथ एक बहुत गलत हरकत करता है, रेप जैसी। तब वो कहता है इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं वो ठीक है सर, मेरे कहने का मतलब है उसकी जो जर्नी चली, यहाँ से एक ऐसा हाँ। एलिमेंट आया जिसकी वजह से उसका दिमाग उसका बदला। हाँ। तो वो बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको आगे, मतलब अगर और भी उसको इस तरीके के वो होते इंटरेक्शंस होते। हाँ तो नहीं, वो बाद में वो अपनी दुनिया में जो खो गया, वो जो गिल्ट पैदा हुआ ना धीरे धीरे, उसको जो गिल्ट पैदा हुआ उस गिल्ट मतलब में खुद से ठीक हुआ अपने आप से। वो ठीक भी नहीं हुआ उस तरह से। वो साइकोपैथ तो रहा ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये वायलेंस चला गया उसका, क्योंकि ये जो वायलेंस उसने किया है, ये वायलेंस जिंदगी भर का लिए उसको उसने एक गिल्ट में, एक पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए मजबूर कर दिया। तो बाकी की कहानी फिर उसी तरह चली। तो साइकोपैथ, लेकिन अब वही बात है कि साइकोपैथ हो कोई, या किसी को इल्यूजन होते हों, या किसी को हेलुसिनेशंस होते हों, या कोई सीरोफोनिक हो, इन सबको साइकोलॉजी जो है वो एक डिजीज़ की तरह लेगी। और हिस्ट्री मतलब चीज़ों को इवेंट की तरह ही देती है। लेकिन जब ह्यूमन एंगल पैदा होता है तो एक राइटर का कमाल ये है कि वो इल्यूजन को इल्यूजन की तरह नहीं लेगा। वो तो उसको एक करेक्टर होगा वो उसके लिए, और वो तो उसको भी अपने दिल में जगह देगा। मतलब अगर किसी को नाइटमेयर्स होते हैं और वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो तो कहेगा कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, छाछ पियो, दौड़ो, अच्छा सोचा करो, तकिए के नीचे फूल रखा करो, खुशबू सूंघो। वो तो ये कहेगा क्योंकि उसके लिए वो एक पेशेंट है, केस हिस्ट्री है उसके लिए। लेकिन एक फिक्शन राइटर के लिए तो साहब वो एक इंसान है, तो वो तो फिक्शन राइटर तो उसके नाइटमेयर्स को भी जगह देगा, उनको भी अपने सीने से लगाएगा। तो फिक्शन राइटर के लिए कुछ खुशबुओं को भी। मुझे लगता है सर जैसे एक मर्डर किया, हाँ। तो गिल्ट तो उसके बाद उसको उसी समय पैदा होना चाहिए था। उसी एज में हुआ दूसरा, बिल्कुल साथ ही साथ हो गया। एक मर्डर करने के बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई थी उसकी। अच्छा। हाँ। गिल्ट नहीं आया, हिम्मत बढ़ गई उसके बाद। और नहीं, उसके बाद ये हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सा एक सेंस पैदा हो गया। वो फिर उसको उल्टियाँ आती रहीं, और वो उसको कुछ ये धोखा हुआ कि उसने वो मतलब दूध पी लिया है जिसमें छिपकली गिर गई है। इस नावल में छिपकलियों का बड़ा जिक्र है, बहुत जिक्र है इसमें छिपकलियों का। उसमें ये तक एक जगह लिखा है कि रसोई में काम करने वाली जो औरतें होती हैं, वो रसोई में जो छिपकलियाँ होती थी ना, वो ज़्यादा काली होती थी, ज़्यादा जहरीली लगती थी, शायद धुएं की वजह से होती होंगी। तो रसोई में काम करते वक्त जो पोजीशन होता है, वो जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा तशद्दुद से भरी हुई, ज़्यादा हिंसा से भरी हुई, ज़्यादा जेलस होती हैं, बाहर आने के बाद नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसमें वैसे छिपकली एक मोटिव की तरह है। तो उसको लगता है कि दूध गिर गया था, दूध में छिपकली गिर गई थी, तो वो दूध जो उसने पिया है वो नीला है, तो रात भर उसको उल्टियाँ होती हैं। और जो इल्ज़ाम आता है उन मर्डर का, वो एक सीरियल किलर है उसमें, जो कि कनपटी मार, उस पर इल्ज़ाम आता है। उसकी जगह इनको फांसी दे दी जाती है, उस मतलब सीरियल किलर को। ज़िंदगी भर वो सीरियल किलर की इमेज उसका पीछा करती रहती है। तो उसके बाद ये होता है कि वो उसमें एक सिक्स सेंस पैदा हो जाता है, और वो ये होता है कि किसी भी बुरी घटना को वो खाने से जोड़ता है। जैसे उसको ये लगता है कि आज घर में ये टाइप का खाना नहीं पकना चाहिए था, जैसे कड़ी चावल पकते हैं, तो कड़ी चावल आज नहीं पकने चाहिए थे, चाहे और किसी दिन पक जाते। और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो बाहर जाता है तो उसको मालूम होता है कि आज जो है वो राजीव गांधी का मर्डर हो गया, या घर गिर गया, घर की छत कुछ ना कुछ हो गया, जलजला आ गया, घर गिर गया। तो ये एक आम ज़बान, ये तो बिल्कुल टर्म एक ईजाद हो गई है, मैजिकल रियलिज्म। लेकिन ये कि ये मौजूद है हमारी लोक कथाओं में और
हमारी पूरी माइथोलॉजी में, हमारे पूरे लिटरेचर में मौजूद है ये। है अरसलान और बेहजाद चूँकि अभी हिंदी में आया नहीं है और उर्दू में हम में से बहुत ने पढ़ा नहीं, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा अरसलान और बेहजाद के बारे में इसलिए बता दीजिए कि बाकी जो साथी हैं और हम लोग जो नेमत खाना के बारे में अभी जान भी रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पता रहे तो ज़्यादा दिलचस्पी लेकर उसकी तलाश की जाए और उसको हासिल करके पढ़ा जाए। वो अरसलान और बेहजाद दो कैरेक्टर हैं। एक का नाम अरसलान है जिसका मतलब शेर का होता है, लायन टाइगर, अरसलान इज टाइगर। और बेहजाद एक ईरानी आर्टिस्ट था बहुत मशहूर, जो पेंटिंग में बड़ा मुग़ल मतलब पीरियड में बड़ा मशहूर था। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये जितना मजबूत आदमी है अरसलान, वो बेहजाद उतना ही मिर्गी के दौरे पड़ने वाला और पीला और वो आर्टिस्ट, और उसका पूरा रंग जो है वो दर्द है। लेकिन बेस ये है कि इसमें आप कह सकते हैं आजकल कोई नई चीज़ लिखी है तो क्या एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली फिक्शन राइटिंग में होता नहीं है। एक्सपेरिमेंट और कहीं हो सकता है, लेकिन फिक्शन राइटिंग में आपके जहन में कोई चीज़ आई और आप ये तो सवाल कर सकते हैं कि भाई ये एकदम से एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। एक लेखक को हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसमें जो हमारी जो लोक कथाएँ हैं, मतलब पुरानी और सारी लोक कथाएँ, मतलब उसमें मिस्र की और भारत की और लैटिन अमेरिका की, वो सब की सब उसमें शामिल हैं। तो उसमें मैंने रियलिटी से खेला है असल में। वो ये खेला है कि ड्रीम, सपना, और ये कि ख्वाब तो है ही, मतलब सपना है, और धोखे, इल्यूजन, हेलुसिनेशंस, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक इंटरनल रियलिटी है और एक एक्सटर्नल रियलिटी है, तो सबको मिला दिया है। वो इतना गड़बड़ कर दिया है उसको पूरी तरह से कि वो एक चैलेंज बनेगा। और मतलब उस पर लिखा तो गया है, थोड़ा बहुत लिखा गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग खामोश हैं उस पर अभी, क्योंकि उस पर लिखने के लिए जो आदमी के पास जो प्रोफेशनल टूल्स पैदा हो गए हैं, जो काज एंड अफेक्ट का जो रिश्ता होता है लिखते हुए ना, काज अफेक्ट, कार्य कारण वाला सिद्धांत, वो हमारे आलोचकों ने पकड़ रखा है। ये हुआ तो ये हुआ, तो ये हुआ तो ये हुआ, लेकिन ये कार्य कारण की श्रृंखला को अगर आप तोड़ दें बीच में से, और एक फिक्शन राइटर को तो वो तोड़ना ही चाहिए, वरना तो पत्रकारिता भी आजकल ऐसे ही होती है स्टोरी टेलिंग की तरह, तो उसको तोड़ना चाहिए। उसको तोड़ा है। तो अरसलान, इसकी मैं थोड़ा सा आपका बताऊं कि जो अरसलान है उसने ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की है, और ज़िंदगी में शादी ही नहीं की है, बल्कि वो पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन भी किया है उसने। उसका कभी किसी से कोई संबंध रहा ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसके पास एक लेटर आता है कि साहब आपका एक बेटा है, और वो बेटा जो है वो वहाँ पे है जॉर्जिया में। अब ढूंढ के जॉर्जिया लाना पड़ा था मुझे थोड़ा सा, जॉर्जिया और चेचनिया, क्योंकि वो जादुई बस्ती है पूरी की पूरी। ये कहा जाता है कि कोकाफ और कोयनदा वहीं पर है, और सीमुर्ग भी वहीं है। तो वहाँ आपका बच्चा है और आपकी शादी हुई थी, मतलब फला फला औरत से, और वो यहाँ वहाँ ये तय हुआ था कि जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो आप लेके आएंगे उसको वहाँ से। अब तक तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट उसको पाल रहा है। अब ये समझता है कि अब चूँकि वो म्यूजिशियन है, तो वो ये सोचता है कि यह मेरे साथ किसी दोस्त ने मजाक किया है, लेकिन बराबर लेटर आते रहते हैं एम्बेसी से। तो ये जाता है, किसी वकील से मिलता है, पुलिस से मिलता है, नतीजा कोई निकलता नहीं है। और वो वाकई में वो है, उसका वो एक बेटा है। वो बेटा कहाँ से आ गया है, तो वो एक जासूस है, और बेसिकली वो जासूस नहीं है, वो है शैतान। उसका करैक्टर भी है उसमें। अरसलान बेहजाद तो हैं, और एक बहुत उसमें इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो है उसका नाम है तुगरल। तो वो तुगरल, क्योंकि वो नाम लंबा हो रहा था, पहले मैंने फिरवाज जी इसका नाम रखा था अरसलान, बेहजाद और तुगरल, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये छोड़ दीजिए तुगरल का किरदार। लेकिन तुगरल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार की तरह आया है। वो शैतान है, और वो कहता है कि साहब ये देखिए ये वो उसको बताता है। तो हुआ ये है कि जिस दिन अरसलान के बाप की डेथ हुई थी, एकदम वो उसको याद करता है कभी, आज से जहाँ कहानी चल रही उससे 30 साल पहले। तो वो डेथ जब हुई थी तो कब्रिस्तान जाके और कब्र में मिट्टी डाल के, वो थका हुआ बहुत था, उदास बहुत था, वो आके बिना कपड़े बदले और बिना नहाए हुए वो आके लेट गया बिस्तर पे और सो गया। तो कहा हमारे यहाँ ये जाता है कि अगर आप कब्रिस्तान की मिट्टी घर नहीं आना चाहिए, मतलब कब्रिस्तान की मिट्टी घर नहीं आनी चाहिए आपके, वो हाथ पैर धो के आप आइए घर में और नहाइए। तो अब ये एक उसमें पूरा एक मिथ है। तो उस दिन रात में उसको जो है वो उसने कुछ सपना देखा
और सपने में कोई औरत उसके साथ थी। वो औरत जो उसके साथ थी, जो उसने सपने में देखा, वो 20 साल बाद उसको जब वो लेने के लिए बच्चे को अपने जाता है वहाँ पे, जो वहाँ पर लेके जाती है पुलिस, तो वो जो फोटो दिखाते वो वही औरत है जो 20 साल पहले सपने में उसने उसके साथ संभोग हुआ है, और ये उसकी औलाद है। तो ये और दूसरा जो बैजात का जो कैरेक्टर है वो भी इसी तरह से है कि वो बैजात की बीवी जो है उससे बार बार पूछती है कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारे बाप के बारे में पता नहीं, तुम्हारी माँ बताती नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक खास टाइप की बदबू आती रहती है, ऐसी बदबू जो कि कब्रिस्तान से आती है, मछली की बदबू होती है। ये क्या बदबू है, यहाँ तक कि उसकी बीवी उसको छोड़ के जाने होती है, वो माँ बता नहीं रही है, और माँ कहती है वो जॉर्जिया में है, वो वहाँ फिर तोगरल आता है, और वही तोगरल फिर उसको बताता है कि दरअसल तुम्हारी जो माँ थी वो प्लेटोनिक लव में यकीन रखती थी, तो उसके कोई शारीरिक संबंध अपने प्रेमी से नहीं हुए थे, लेकिन वो अपने प्रेमी का बच्चा पालना चाहती थी। तो जब उसका प्रेमी मर गया तो उसके सीमेन से उसने, जो आजकल चल गया है ना वो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए, उससे उसने वो उसके 48 घंटे तक स्पर्म आर एलाइव, तो वो उससे उसने बच्चा लिया था। तो भाई तुम्हारा बाप कौन था, तो उसने कहा तुम्हारा बाप एक लाश था, और फादर इज ए डेड बॉडी, तो वो तुम एक लाश के, हाँ तुम एक लाश के बेटे हो। तो वो एक तरफ लाश का बेटा है और एक तरफ वो मौत का बेटा है, वो जो पैदा हुआ है वो मौत का बेटा है जिसको कि ये लेके आया है। तो ये इस तरह की कहानी है। पांचवी किताब ये पांचवी किताब है। और एक चीज़ और बताऊँ, उसकी जो वाइफ होती है बैजात की, वो फिर प्रेग्नेंट होती है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और एक दिन ये बाहर कहीं घूमने के लिए गया है तो वहाँ ज़लज़ला आ गया है। ये घर में जब वापस आता है तो उसकी माँ कहती है उसको ले गए। उन्होंने कहा कहाँ है, उन्होंने कहा ले गए। उन्होंने कहा कहाँ ले गए, वो ले गए अस्पताल ले गए, डिलीवरी होगी। ये भागता है तो एक गोथिक टाइप का एक अस्पताल का नक्शा खींचा है मैंने, जैसे गोथिक होता है ना गिरजाघर, उस तरह का। वो उसका जो वार्ड नंबर 13 है उसमें उसकी वाइफ लेटी हुई है और नर्स खड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या हुआ लड़का, नर्स से पूछा क्या हुआ, उसने कहा नहीं। ये लड़की, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्या हुआ, तो वो एक क्रॉस का निशान लगाती है अपने, और कहती है उनके पेट में सिर्फ हवा थी, हवा पैदा हुई। जब हवा निकल गई सन्नाटे के साथ, और जब वो हवा निकली तो अस्पताल के पर्दे, वो उसके जो वार्ड के पर्दे हिलने लगे और कैलेंडर हिलने लगा। तो ये तो वाकया मुझे मेरी दादी सुनाया ही करती थी कि भाई कभी कभी एक फॉल्स प्रेगनेंसी होती है। तो उससे ये आधा एक्सपीरियंस है कहीं, आधा कहीं कोई अपना इमेजिनेशन है। आप कर क्या रहे हैं, आप फिक्शन में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो अब तक हुआ है उसमें आप कितना नया कर देंगे। आप कुछ नया करना जो है, मगर सोच समझ के नहीं हुआ। बहुत ऐसा होता है मेरे साथ कि ये चीज़ें आती हैं दिमाग में, फिर मैं जोखम उठाता हूँ और मैं लिखता हूँ। ये कुछ जो आपके फेवरेट राइटर है ना, जो मार्केस, नहीं मिलानो, क्या मिलान कुंडेरा, नहीं जिसने वो मार्गरेटा, मास्टर एंड मार्गरेटा वाले मिखाइल बुल्गाकोव। वैसा टेस्ट लगा। हाँ टेस्ट हो सकता है, मेरा बहुत फेवरेट राइटर, उसमें भी शैतान का करेक्टर है। लेकिन यहाँ शैतान का करेक्टर मैंने बड़ा मजलूम दिखाया है, मतलब बहुत वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन है वही। हाँ शैतान का करेक्टर को तो बहुत ज़्यादा बनाया गया, और वो तो अपने अंदर ही होता है वैसे। हाँ सर, आपने अपनी मौत की किताब में हिंदी वर्णमाला के एक अक्षर री का बड़ा तफसील से वर्णन किया। जी 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 जी। वो कैसे आपने फिट किया है? वो यार बड़ा रहस्यमय है। वो ये है कि मतलब आप मतलब पूरी लिंग्विस्टिक हिस्ट्री पढ़ लें, आप अगर देख लें तो आप ये पाएंगे जैसे कि अरबिक है, तो अरबिक में हर आवाज़ के लिए ना प्रभात जी एक अल्फ़ाबेट है, एक शब्द है हर आवाज़ के लिए। यानी शेर अगर अंदर कछार में बैठा है तो वो अलग से ज़ेगम कहला रहा है, बाहर आ रहा है तो वो असद कहला रहा है, दौड़ रहा है अगर वो तो खाबर कहला रहा है। यानी वो मूवमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई लफ्ज़ है। लेकिन ये जो आग के जलने की आवाज़ होती है, जब आग लगती है ना, तो आग के जलने की जो आवाज़ होती है, ये वर्ड ये अरबी में भी नहीं है, सिर्फ संस्कृत में। आग जब जलती है तो उसकी जो एक आवाज़ आती है वो ये वाली रा, ये वो वाला रा होता ही नहीं, वो ये होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था।
और जब मैंने पढ़ा फिर मैंने देखा कि इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं, चाहे वो ऋतु हो, ऋतु का जो इंडियन फिलॉसफी में जो पूरी कॉन्सेप्ट है ऋतु की, वो बड़ी अजीबोगरीब है। एक जगह तो ऋतु को मृत्यु कहा गया, ईश्वर कहा गया, और ऋण भी यह है कि ये जो ज़िंदगी है, जो हमारा जीवन है, ये एक तरह का ऋण ही तो है जो हमें बाद में अदा कर। इससे बनने वाले शब्द भी बहुत कम हैं और वो थोड़े से रहस्यमयी हैं। तो इसके लिए कहा गया कि रहस्यमयी तो ये है। तो ये एक चीज़ और है कि जब ये अर्जुन ने कहा कि हम ये महाभारत हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, हम उनको लिखना चाहते हैं, एक जगह आता है ये कहीं, तो उनसे श्री कृष्ण ने कहा कि लिखना ज़रूर, मगर ऐसे लिखो जैसे कि री होता है। उन्होंने क्या मतलब? उन्होंने कहा जैसे आग के जलने की आवाज़ होती है, उससे क्या होता है? उन्होंने कहा आग बहुत ही पवित्र चीज़ है, उसमें भाषा की सारी गंदगी जल के राख हो जाना चाहिए। जो मतलब जितनी भी सजावटी चीज़ें हैं, जितने भी मेटाफर हैं, जितनी भी सिमलीज हैं, जितनी आप सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब जल के राख हो जाना चाहिए। और लिखने वाले में और लिखी गई चीज़ के बीच में कोई अंतर ना रहे, कोई ड्यूलिज्म ना रहे। जो लिखा गया है वो और जो उसका राइटर है वो दोनों आपस में बिल्कुल एक हो जाएं। वो वक्त की आइडेंटिफाई मौत की किताब बेसिकली उससे मुतासिर होकर लिखी गई। और वो ये क्वेश्चन बहुत किया जाता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये क्वेश्चन किया जाता है। बस एक बात और खालिद भाई मेरी तरफ से, और वो ये कि जो आपकी फिलॉसफी की पढ़ाई है वो आपके इस लिखने में कितनी मददगार है। हालांकि मतलब आपके लिखने में साइंस भी उतना ही शामिल होती है जितना कि फिलॉसफी, लेकिन फिलॉसफी ने किस तरह मदद की है आपके लिखने में? आपके फिलॉसफी वो चूँकि लिटरेचर का तो पहले से हमारा तो 7-8 साल की उम्र से मैं लिख रहा था, घर में एटमॉस्फेयर ही ऐसा था। लेकिन फिलॉसफी पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ मुझे कि जो फिलॉसफी में अमूर्त विचार होते हैं, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, वो गॉड क्या है तो इसके लिए एक अमूर्त विचार है, फिर उस गॉड पे ईश्वर क्या है उसके ऊपर बहसें शुरू हो जाएंगी और जो लोग हैं वो उसके ऊपर आर्गूमेंट करने लगेंगे, या संसार क्या है और मनुष्य क्या है, और इस तरह के जितने भी विचार हैं। और वहीं से मेटाफिजिक्स बनती है, तत्व मीमांसा। और वो ये है कि ईश्वर का और संसार का आपस में क्या संबंध है, मतलब रियल संबंध है क्या? ईश्वर ने अगर संसार बनाया है तो अब कहाँ है वो? यहाँ है या कि बना के अलग हो गया है? मतलब एक चीज़ बना दी उसने और अब चला गया। तो एक तो ये है, जैसे घड़ी साज होता है ना, अब वो घड़ी बना देता है और घड़ी बना के आपने लटका ली, अब वो घड़ी साज थोड़ी आपके पास है। तो एक इस तरह की चीज़ें। और उसी मतलब मनुष्य का क्या ताल्लुक़ है ईश्वर से? ईश्वर का ताल्लुक़ संसार से, संसार का ताल्लुक़ फिर उससे मनुष्य से, फिर मनुष्य का ताल्लुक़ ईश्वर से। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें तो हमारे लिटरेचर के अंदर, साहित्य में आ ही रही हैं, लेकिन वहाँ चूँकि वो इम्प्रेशंस की शक्ल में आती हैं, ह्यूमन एंगल को लेके आती हैं, इंसान नहीं बेदखल होता। और दर्शन में से जिस चीज़ को निकाल के बाहर कर देते हैं फिलॉसफी में, वो दरअसल इंसान है और थ्योरी रह जाती है पूरी तरह से। तो मदद इसलिए मिली कि एक थिंकिंग वाइज पैदा हुई मेरी मतलब चीज़ों में। जो मतलब लोगों ने बहुत मेरे पे एतराज़ किए कि उनके यहाँ दर्शन बहुत आ जाता है। हमने कहा दर्शन कहाँ से आ जाता है? दर्शन की थ्योरी थोड़ी आती है। अपने बारे में सोचना जो है वो दर्शन नहीं है। अपने बारे में सोचना, वो आयन रैंड बहुत मशहूर राइटर है मानव जी, उसकी एक मतलब किताब है जिसका नाम है फिलॉसफी हु नीड्स इट, मतलब फिलॉसफी क्या है और उसको किसको मतलब उसकी ज़रूरत है। तो वो शुरुआत ही ऐसे करती है कि अगर आपकी आँख किसी दिन अचानक एक ऐसे प्लेनेट पे खुले जहाँ जो आपकी दुनिया नहीं है, तो सबसे पहले जो आपके जहन में जो सवाल आएंगे वो सवाल ही ये होगा कि आप कहाँ हैं और क्यों हैं, और मतलब अपने ऊपर भी आप शुबा करेंगे कि आप क्या मतलब सपना तो नहीं देख रहे हैं। यही सवाल आते हैं, लेकिन साहित्य इनसे हमेशा जूझता रहा। तो उससे ये हुआ है कि मेरी लेखनी में बस ये कि जो आप कह सकते हैं कि एक थिंकिंग वाइज एक सोच और विचार भी पैदा हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि कहानी है और वो स्टोरी टेलिंग है और बस वो घटना है। तो घटनाएं ना, बल्कि घटनाएं इतनी अहम नहीं है जब मतलब जितनी के घटनाओं के आसपास चलने वाला जो उसके चारों तरफ जो हिसार होता है, जो सिचुएशन ज़्यादा अहम है। और जब हम सिचुएशन में फंसे होते हैं तो कुछ सोचते हैं। तो फिलॉसफी ने एक तरह से ट्रेनिंग तो की, मगर ये बड़ा ख़तरनाक काम था
इसलिए कि अगर वो फ़िलासफ़ी एज इट आइडियाज़ की शक्ल में आ जाती तो क्या होता, तो बड़ी मतलब प्रॉब्लम पैदा हो जाती। अब जैसे ये नेमत खाना है, इसमें अंजुम नाम है सबका, जितनी भी महिलाएं उसकी ज़िंदगी में आती हैं सबका नाम अंजुम है। अब ये सवाल मुझसे हर जगह किया गया लिटरेचर फेस्टिवल में। हालांकि वो खंजर के पानी में भी ऐसा है। हाँ, मगर वो महिला पात्र हैं। हाँ, तो ये है, तो अंजुम ही नाम क्यों है? तो अब इसके पीछे जो था, कहीं आप देखिए कि प्लेटो की थ्योरी काम कर रही थी, प्लेटो की थ्योरी काम कर रही थी इसमें, और अरिस्टोटल की, दोनों की। क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि जो यूनिवर्सल है उसका कोई नाम ही नहीं होता है। मतलब ये जो संसार की जितनी चीज़ें हैं, इस संसार में जितनी भी चीज़ें, ये असल नहीं है, ये नकल हैं, ये कॉपी हैं। तो जो इनकी जो असल चीज़ें पाई जाती हैं वो दिव्य लोक में पाई जाती हैं, डिवाइन वर्ल्ड में पाई जाती हैं। तो वो उसने सब कुछ को यूनिवर्सल कहा, और उसने मतलब अरिस्टोटल जबकि उसका शिष्य था, लेकिन उसने कहा कि नो, ये यूनिवर्सल रहते कहाँ हैं, ये रहेंगे तो पर्टिकुलर में, इनका निवास कहाँ है। तो जब अंजुम की बात हो रही होती है तो बेसिकली मैंने यूनिवर्सल को पर्टिकुलर बनाने की कोशिश की है। अब देखिए कितना घूम के, कितना कहाँ से मैं ऐसा लाया हूँ कि माइक्रोस्कोप के जरिए अगर आप देखें, मैग्नीफाइंग गिलास से देखें तो इसमें फिलॉसफी नज़र आएगी। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि बल्कि एकदम प्लेटो ने ये कहा था, अरिस्टोटल ने ये कहा था, न्यूटन ने ये कहा था, ऐसा नहीं। उसको सबको डायलूट करना होता है आपको। देखिए अच्छा खाना भी पकता है जब तक डायलूट ना हो जाए सारी चीज़ें, तभी तो टेस्ट आता है ना। तो फिलॉसफी भी होगी, सोशल साइंस भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, इवन साइंस भी होगी, लेकिन वो सब साहित्य पहली शर्त है उसकी कि भैया वो पहले कहानी या नावल तो नज़र आए। पहली शर्त तो यही है। हाँ, मेरे ख्याल से अब यही है कि सेशन इज ओपन। आप लोग ये जरा सा लव प्लीज, ये माइक्रोफोन। मेरे दो सवाल हैं। ये अमितेश जी को दीजिए जरा सा। मेरे 2 सवाल हैं। शुक्रिया सर, आपने बहुत गहरी बात बहुत सहजता से कही है। हम लोग को क्लास में भी ये पढ़ाने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, तो यहाँ से कुछ प्रेरणा हम लोग ले रहे हैं इसमें। सर एक बात तो आपने कही कि नए लोग बहुत किताबें पढ़ने लगे आपकी, और उसके बाद रेख्ता ने छापी मूल उर्दू में और नए लेखकों को मदद मिल रही है। इससे जुड़ा मेरा ये सवाल है, थोड़ा गुस्ताखी भरा सवाल भी है, कि जब इसको वो JCB प्राइज़ मिला और अंग्रेजी में अनुवादित किताब हुई और उसकी चर्चा हुई, उसके बाद क्या नए लोग आपकी किताबों की तरफ लौटे, ऐसा आपको लगता है? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो रियलिज़म है, यथार्थवाद है, जिसने पूरी 19वीं शताब्दी के हिस्से साहित्य जो था उसके एक बड़े हिस्से को जकड़ के रखा, तो अब साहित्यकार महसूस करने लगे हैं कि ये हमारी कल्पना को बहुत सीमित करने वाली चीज़ है, इसलिए लोग रियलिज़म के बाहर जा रहे हैं। जैसा अभी हमने हाल ही में फारूकी साहब की जो किताब है फानी बाकी, वो भी पढ़ा, या बहुत सारे लोग जिसको वेस्ट में मैजिकल रियलिज़म कहा गया, जो हमारे यहाँ बहुत पहले से था कि जो वास्तविक दुनिया है साहित्य उसके बाहर और उसके परे भी है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी शुक्रिया। ये मौत की किताब का जो ये लिप्यांतर जो रेख्ता ने किया, ये JCB अवार्ड मिलने से 3 साल पहले हो चुका है। आप जब आए थे तब JCB अवार्ड नहीं मिला था, तो आपको याद होगा मानव जी, मैंने यही किताब आपको दी थी। तो वो JCB से ये फ़र्क नहीं पड़ा है। ये वाला फ़र्क मेरा जो है, ये जो मौत की किताब जितना ले, हाँ ये इस नावल की बात JCB की बात हुई, मतलब 2 बातें। मौत की किताब ज़्यादा फेमस हुई, आज भी बहुत से लोग मौत की किताब ही वो मेरा सबसे अच्छा काम मानते हैं। लेकिन ये जो नेमत खाना है ये 2014 में छपा था सर, उर्दू में 2014 में, और उस पर 2-4 रिव्यूज़ आए, अच्छे आर्टिकल्स भी आए उर्दू में, बस वहीं तक। लेकिन JCB मिलने के बाद फिर ये तो आपको पता है कि तो होता ही है, मतलब जब एकदम सुरखाब के पर तो लग ही जाते हैं आपके, मतलब आप वो होते ही नहीं है। फिर उसके बाद ये तो एक फिल्म हिट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके बाद होता है। तो लेकिन मौत की किताब के साथ जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल शुरू से चला आ रहा है। अशोक कुमार पांडे ने, आपने मानव जी बात की थी उससे, आपने कहा था कि 5000 छाप दीजिए। आपको याद है, आपने कहा कि 5000 छाप दीजिए और मतलब सबकी सब निकल जाएंगी। वहाँ पे आप वहाँ आए थे दिल्ली में मेरे कमरे में, तो वो छाप नहीं सकता था क्योंकि उसने बंद कर दिया था। उस ज़माने में भी रेख्ता वाली किताब छप गई थी जो कि लिप्यांतर है। तो ये बात हुई कि ये नौजवान जो तबका है वो सब भी चल रहा है। रियलिज्म वाली बात आपने कही, तो वो ये है कि सारी मतलब एक जो एक्सटेंडेड रियलिज्म होता है तो सब कुछ ना, रियलिटी जो आपके अंदर चल रहा है वो भी तो रियलिटी है। अगर हम सोशल रियलिज्म की बात करते हैं
तो उसका क्या हमने कोई अल्टरनेटिव कोई स्टाइल निकाला? बात यह है कि या बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे हम, काज एंड इफेक्ट वाला, मतलब उसमें कहीं कोई स्टाइल की सतह पे कोई मेटाफर अगर हम पैदा कर सकें कहीं, क्योंकि हम बेसिकली तो आर्टिस्ट हैं, तो कहानी लिख रहे हैं, नावल लिख रहे हैं, तो वही वो काम तो कर नहीं रहे हैं जो कि हम अखबार कर सकता है बहुत अच्छा, या जो वीकली मैगजीन्स कर सकती हैं, मतलब वो काम नहीं है। मतलब वो पूरा आप देखिए कि जॉयस को भी यही कहा जाता है ना कि रियलिज्म का ही वो है, जो उसने डबलिन के ऊपर जो लिखे हैं, डबलायंस जो हैं पूरे उसके, वो आप देखिए, लेकिन उसमें एक गिलास रखा हुआ है और पानी का, और वो उसके बारे में सोचते हैं, और फिर वो बाहर की रियलिटी और अंदर की रियलिटी। और जैसा कि फ्राइड ने कहा ही है कि भाई वो तो 1/9 पार्ट है, मतलब ये कि अगर 10 पार्ट जो रियलिटी है, तो जो चेतना है आपकी, जो कुछ चेतन में है, तो आप उसका सिर्फ एक पार्ट है, मतलब 9 पार्ट तो पानी में डूबे हुए हैं, जस्ट लाइक ग्लेशियर। तो एक चीज़ बस ये है कि सारी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। मतलब जॉयस जैसा जो राइटर है, उसका एक नावल है जिसका नाम है फिनेगन्स वेक, उसका आखिरी नावल है, और फिनेगन्स वेक के बारे में कहा जाता है कि सारी दुनिया में उसको 150 लोगों से ज़्यादा नहीं पढ़ा गया होगा, 150 लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि उसने उसमें लैंग्वेज से बहुत खेला है, पन का बहुत इस्तेमाल है, पंक्चुएशन बदल दी है, सारी चीज़ें हैं। वो वाली इंग्लिश उसने इस्तेमाल की है जो आयरलैंड के जो गांव होते थे उसमें इंग्लिश। उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि उस वक्त 1938 में वो फिनेगन्स एक साहब हैं जो कि मर गए, दारू पी के मरे हैं खूब, वो मर गए। अब उनका वेक होना है, वेक तो आप लोग समझते हैं कि मरने के ऊपर जो, मतलब वो जो मरने का जो सेलिब्रेशन होता है उसको वेक कहते हैं। तो उनके सब यार दोस्त और रिश्तेदार ढोल लेके और नाच रहे हैं और गा रहे हैं दारू पी के डेड बॉडी के सामने। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो लेटे लेटे फिनेगन साहब जो कि मर चुके हैं, उनको ये लगता है कि ये तो बड़ी बदअखलाकी की बात होगी, ये तो कोई अखलाक ही नहीं यार, ये तो कोई शिष्टाचार ही नहीं कि मैं लेटा हूँ, मेरे यार दोस्त चारों तरफ नाच रहे हैं गा रहे हैं, तो वो डेड बॉडी भी खड़े होकर नाचने लगते हैं। और जब वो नाच खत्म होता है तो फिर आके लेट जाते हैं, चूंकि वो तो मरे होंगे। तो ये जो इमेजिनेशन है ये बहुत सटिल वे में है। ये सब कहता है हमसे, ये क्या है, कुछ नहीं, ये सोशल रियलिज्म को के लिए जो उस्लूब है हमारा, जो स्टाइल है, उसकी बात है। मेरा ख्याल है रियलिज्म से बाहर और रियलिज्म से अंदर कभी बस ये है कि उसकी शक्लें बदलती रहीं, जो नैरेटिव है उसकी शक्लें बदलती रहीं। ये एक नैरेटिव वो था जो कि प्रेमचंद से पहले था, उमराव जान अदा के ज़माने में उर्दू में अगर हम कहें, और एक वो जो कि प्रेमचंद के बाद आया। सब अपने अपने ज़माने के नैरेटिव हैं। हमें अपने ज़माने की सच्चाई ढूंढना होगा, अपने ज़माना अपना है, उसमें हमको उसमें स्टाइल की और फॉर्म की भी उतनी अहमियत होगी जितनी के कंटेंट की होगी, वरना फिर तो कंटेंट तो हर जगह है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के ना सही, लेकिन अगर रियलिज्म के साँचे को तोड़ा जाए तो पहले इमेजिनरी कैरेक्टर्स की तरफ जाने का अंदेशा पैदा होता है और वो धीरे से माइथोलॉजिकल और सुपर नेचुरल हो जाते हैं? नहीं, माइथोलॉजी में बहुत छुपी हुई है रियलिटी। देखिए जितने माइथोलॉजी में जितनी रियलिटी है, ज़रा उसका पर्दा देखिए। मतलब माइथोलॉजी में क्या है, मास्क लगा हुआ है बहुत बड़ा, उस मास्क को आप जैसे ही हटाते हैं तो उसमें से रियलिज्म जो है वो निकल के सामने आ जाता है। वो इंटरप्रिटेशन की बात है, तो वो नहीं है। मतलब तोड़ने की ज़रूरत कोई जानबूझ के नहीं होती है, वो अपने आप होता है कि आप जब लिख रहे होते हैं और आपको लगता है कि भाई ये इस तरह से तो लिखा जा चुका है। क्योंकि मैं बार मैंने कहा कि किसी भी कृति में मीनिंग या उसके अर्थ इतने अहम नहीं होते हैं जितने कि अर्थ तक ले जाने वाले रास्ते होते हैं। ये किन रास्तों से आप गए हैं कहीं पे, यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप आ गए यहाँ पे, अब वो आप यहाँ पे हम आके बैठे हुए हैं तो हम जिस तरह से आए हैं, एक तो रास्ता वो है, और इस छत को तोड़ता हुआ और मैं यहाँ आके बैठ जाऊँ तो ये अपने आप में स्टोरी होगी। तो वहाँ मतलब अपने फिक्शन में तो मुझे यही करना होगा। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, डिस्टॉर्ट करना होगा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मेटावर्स में हम जो फिल्मों में देख रहे हैं, या आज वो हीरो चाहिए जिसके जूते से चिंगारी जरूर निकले, तो क्या ये अंदेशा, ये डर पैदा नहीं होता है ऐसे रियलिज्म के कैरेक्टर्स को छोड़ के ऐसे कैरेक्टर्स तरफ जाने में कि जो ज़मीनी हकीकत है, परेशानी है, उससे कहीं पैर तो नहीं उखड़ जाएंगे? नहीं, वो नहीं उखड़ेंगे अगर वो राइटर चाहिए थे कि जिसकी जो मिसाल आपने दी तो वो फैंटेसी की है जी, वो तो फैंटेसी है, वो तो हमेशा से चल रही थी
मतलब वो हमारा ये यहाँ पे जूते में से आग क्या, वो बाज बैठा हुआ है धर्मवीर में और वो उड़ के जाता है और वो हार लिया जाता है। वो जो फ़र्क है फैंटेसी और मैजिकल रियलिज्म में, वो फ़र्क ये है कि मैजिकल रियलिज्म में आदमी सामने का जादू देखता है, लेकिन उसके जो पैर हैं उस मैजिक के, वो ज़मीन में उतने ही गड़े हुए हैं जितने कि वो आसमान की तरफ है, उतना ही वो ज़मीन की तरफ है। और फैंटेसी कोरी कल्पना है, तो ये फैंटेसी नहीं है। तो फैंटेसी और मैजिकल रियलिज्म के फ़र्क को जानना भी बड़ा ज़रूरी है, और कभी इस पे हम लोग बात करेंगे ज़रूर। एक सवाल, हाँ, और आखिरी सर मैं कहता, अभी आपने माइथोलॉजी की बात करी, तो ये जो माइथोलॉजी है और अभी तक जो आपकी बात सुनी उसमें ये था कि जो भी आपकी विचारधारा है वो अस्तित्ववाद से प्रेरित है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से प्रेरित है। तो इस माइथोलॉजी को आप अस्तित्ववाद से कैसे जोड़ते हैं सर? और अभी आपने उससे पहले अंजुम का जिक्र किया, अंजुम जो विभिन्न करेक्टर है अंजुम के, सबके नाम अंजुम है, यानी कि वो एक आप चाहे बात करना चाहते हैं अरिस्टोटल की, कॉमन को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन ने बदलना, प्रॉपर को कॉमन नाउन ने बदलना, पर्टिकुलर को यूनिवर्सल ने बदलना, ये मैंने किया। तो वो जो आइडियलिज्म है एरिस्टोटल का, वो आइडियलिज्म अस्तित्ववाद से और माइथोलॉजी से कैसे जुड़ता है? और आज के इस दौर में जबकि पोस्ट ट्रुथ का टाइम चल रहा है, उसमें ये बात चल नहीं, वो तो एक इंसाइट वाली बात है ना, हमको तो इंसाइट है। तो पोस्ट ट्रुथ चल रहा है, मतलब ये तो टर्म एक हमने ईजाद कर दी, पता नहीं कब से पोस्ट ट्रूथ चल रहा होगा। मतलब हर ज़माने में मुझे लगता है कि पोस्ट ट्रूथ था, हाँ, एक पोस्ट ट्रूथ हर ज़माने के अंदर रहा है। लेकिन ये कि चूँकि इस ज़माने में हमको टर्म्स को, नए नए टर्म्स को बनाने का, कॉइन करने का बड़ा शौक़ है, तो ठीक है, वो पोस्ट ट्रूथ आपने कह दिया कि भाई उस दिन आया जिस दिन के वो ब्रिटेन जो था वो यूरोप से अलग हो गया, उसको वहीं से मानते हैं, मतलब पोस्ट ट्रूथ को। तो पोस्ट ट्रूथ की बात ही वहाँ से होती है, वो बात नहीं। मतलब बात ये है कि इंसाइट आपको कहाँ मिलना है, और इंसाइट जो, और अस्तित्ववाद जो आप कह रहे हैं ना, तो अस्तित्ववाद के बिना तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते। मतलब ये कि अगर एक कोई सच्चा फनपारा है, कोई एक रियल जो तख्लीक है, वो अपने आप में पहली शर्त तो उसकी है ही है कि वो वजूदी भी होगी, यानी वो अस्तित्ववादी भी होगी। क्योंकि जब तक आप उनको हिडन डायमेंशंस को, अपने अंदर छुपी हुई हिडन डायमेंशंस को अगर आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो फिर आप दुनिया देख नहीं सकते। लेकिन वो आइडियलिज्म से नहीं जुड़ सकती ना। आइडियलिज्म अलग है, हो गया वो तो। मैंने इसके अंदर वो एक चीज़ को लेकर तो लिखा ही नहीं ना, उनका मैंने पहले ये कहा कि कहीं फिलॉसफी नहीं है, लेकिन फिलॉसफी की जो डिफरेंट पॉस्टुलेट्स हैं वो उससे कहीं जो है वो प्रेरित हैं। और जब हम मिमिक की बात की, जो कि मैंने तो अरिस्टोटल की बात भी साथ में की, तो अरिस्टोटल की बोतीका अगर आपने पढ़ी हो, जो पोइटिक्स है, जो उसकी पूरी किताब, तो उसमें वो बार बार कहता है कि भाई अपने अंदर झांकिए। और ये कि अरिस्टोटल ने तो उससे पहले सुकरात ने तो कहा ही था कि अपने अंदर झांके आप, है ना, और उसने वर्चू को नॉलेज कहा था। तो अपने अंदर जो झांकने वाली बात है, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। अगस्टाइन बहुत आदमी, वो भी आइडियलिस्टिक है, सेंट अगस्टाइन, उनकी किताब है कन्फेशंस के अंदर उन्होंने, जब उनसे पूछा गया ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, तो वो उन्होंने कुछ बताया। जब उनसे समय के बारे में पूछा गया कि समय क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब ये दिया था कि अगर तुम अगर मुझसे ये नहीं पूछो कि समय क्या है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में सब बता सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि समय क्या है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये जो हिडन रियलिटी है आपकी, उपनिषदों में आप देखिए कि पूरा जो मृत्यु रूपी खिलाड़ी और किस तरह से वो अस्तित्व को ख़त्म कर देती है। चौथाश्वर उपनिषद में, तैतरीय उपनिषद, सब जगह ये, और कहीं कहीं तो ऋग्वेद में भी मौजूद है। और जो ज्यूस की जो पुरानी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें तो इतने ये सवाल हैं जो कि अस्तित्ववाद से जुड़े हुए हैं। तो अब यो, अच्छा, एक वो वाला एग्जिस्टेंशियलिज्म है जो कि एक फिलॉसफी की शक्ल में सामने आया, जो फर्स्ट मतलब वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में जब सिंबोलिज्म पैदा हुआ, वो नहीं, जहाँ एक अर्ज की तरह ये हमेशा मौजूद था, अपने बारे में जानना। अस्तित्ववाद तो मतलब रियल अस्तित्ववाद तो वहाँ है, और लिटरेचर में वही मिलेगा। अल्बेर कामू वाला, हाँ, अल्बेर कामू के जो एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन बाद में है, लेकिन जो रियल है वो आपको मिलेगा सबसे पहले कीरकेगार्ड के यहाँ। सबसे पहले कीरकेगार्ड में मिलेगा, जब वो लिखते हैं कि ट्रेमलिंग एंड शिवरिंग वाली किताब लिखते हैं, एंड फियर इनटू नहीं, वो है ना, फियर इनटू डेथ। इसलिए डेथ की जो मैं बार बार बात मतलब करता हूँ, वो भी एग्जिस्टेंशियल जो थॉट्स हैं उसी का एक डायमेंशन है, और एंजाइटी भी, वो भी आप कह सकते ये वाला सेशन समअप करने का वक्त आ गया है।
तो मैं अपनी तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से और महफिल की तरफ से खालिद भाई आपको शुक्रिया कहता हूँ। और